अस्सलामुअलैकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट। आज हम आदम जी कोचिंग का मैथ्स का पेपर MCQs आपको सॉल्व करवाएंगे। हमारा यूट्यूब का एक स्टूडेंट्स है जिसकी रिक्वेस्ट है कि उसे आदम जी के 3 डिफरेंट इस साल के पेपर्स उसने हमारे पास भेजे हैं और एक रिक्वेस्ट की है कि इन पेपर्स को हम सॉल्व करके उसकी खिदमत में पेश करें। और हमारा काम भी इस टाइम ये है और यहाँ पे सोल्यूशन सेट नंबर 1 का पूछा हुआ है और इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और इससे पहले भी वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ और दोबारा मैं कर देता हूँ चूँकि पेपर में आया है। तो यहाँ पे याद रखें कि नॉर्मली अगर रूट के अंदर क्वेश्चन होता है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन की तरह हमें पूरा सिंप्लीफाई करना होता है, लेकिन इस सूरत में आप सिंप्लीफाई करके अपना टाइम ज़ाया करेंगे। आपने ये देखना है कि रूट के बाद यानी इक्वल टू के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू दी है तो इसका आंसर यकीनी तौर पे नल सेट आएगा। तो ये अगर कोई भी बच्चा इसे सिंप्लीफाई करता है तो अपना टाइम ज़ाया करेगा। आप जैसे ही देखें इक्वल टू के बाद यानी कि रूट है और माइनस में दिया हुआ है तो फिर इसका आंसर डायरेक्ट नल सेट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है और इसमें द मीन प्रोपोर्शनल आपको दिया हुआ है और सेकंड वाले की भी मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि इसके अंदर हमने रूट प्लस माइनस लगा के रूट के अंदर जो भी दोनों नंबर दिए होंगे इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये याद रखें कि ये डायरेक्ट ट्रिक है जो आपको बताया जा रहा है और हर अच्छा टीचर आपको ये ट्रिक बताएगा। और यहाँ से 3 से ये जैसे कैंसिल होता है 9 आएगा तो हमारे पास प्लस माइनस का 3 इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद जो है वो नंबर 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट में सब डुप्लीकेट रेशियो आपसे कहा हुआ है और नंबर 3 में सब डुप्लीकेट रेशियो में हमने करना क्या होता है कि दोनों रेशियो यानी कि जो आपको 2 रेशियोज दी हैं 4:9 इन दोनों का रूट लेना होता है। तो जैसे ही आप इनका रूट लेंगे तो फॉर एग्जांपल इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया और लेने के बाद यहाँ पे रेशियो के निशान है तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। और साथ साथ हम आपको आंसर भी दिखा रहे हैं। और नंबर 4 है तो 4 के अंदर आपको जो है 30 ऑब्जर्वेशन दिए हैं और 100 उसका सम दिया है और अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा गया है। तो हम इसको फॉर्मूले के लिहाज से करेंगे और फॉर्मूले के लिहाज से अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो सिग्मा x/n है और फर्दर यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमें जो है वो मीन दिया हुआ है यहाँ पे और मीन दिया है आपको 100 और ऑब्जर्वेशन दिए हैं 30 और सिग्मा x आपको सम आपसे पूछा गया है। और जैसे ही हम 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा x यानी कि हमारे पास 3000 इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी आपको पेपर में दिया जाता है। और 5 पे आ जाते हैं और 5 पे भी हमें स्टार्ट से रिलेटेड MCQs दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है हमें 4। तो सिंपल वेरिएंस जो है उसका स्क्वायर होता है तो नंबर जो है आपका 5 में हमें करना सिर्फ ये है कि हमें इसका 4 का स्क्वायर कर देना। और चूँकि वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है और कभी कभार ये भी MCQs आ जाने के चांसेस हैं। और इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं तो नंबर 6 पे इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज हमें 10 दिया है और परपेंडिकुलर पूछा हुआ जबकि बेस 8 दिया है। तो हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और फिर बेस का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ को रखने के बाद हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। जैसे हाइपोटेन्यूज हमें 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर करना है और परपेंडिकुलर जो है वो आपसे पूछा गया है तो वैसे ही रहेगा। और इस तरह से बेस हमारे पास 8 दिया हुआ है तो ये 100 हो जाएगा, ये 64 इधर आके लेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो ये 36 होगा। और परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए हमें स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट तो 6 इसका
आंसर आएगा। और याद रखें कि इस सूरत में यहाँ पे प्लस माइनस की साइन हमेशा आती है, लेकिन जब डिस्टेंस की बात हो, एरिया, वॉल्यूम, तो कभी भी हम प्लस माइनस नहीं लगाते। लेकिन और नंबर 7 है, और नंबर 7 ज्योमेट्री से मुतालिक है। इन्होंने एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल का हमें दिया हुआ है हिसाब किताब, एक 55 डिग्री और एक 65 डिग्री। तो आपसे ये कह रहे हैं कि थर्ड एंगल कितना होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ट्राइंगल के अंदर जो एंगल का सम है वो 180 होता है। तो जो गिवन एंगल है, अगर इन्हें हम ऐड कर लें तो ये 120 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में से जैसे हम -120 डिग्री करेंगे तो थर्ड एंगल हमारे पास 60 डिग्री का होगा। अब नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। तो 8 वाला पॉइंट कुछ साल पहले यानी कि आ चुका हुआ है पेपर में। यहाँ पे 8 के अंदर हमें उन्होंने 2 सर्कल्स दिए हैं, उनके डिफरेंट रेडियस दिए हैं, एक 5 सेंटीमीटर और एक आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, और उन दोनों रेडियस के सेंटर से उनका डिस्टेंस पूछा गया है। तो इसके लिए हम आपको एक फिगर बना के बताते हैं। सर्किल अगर बना लें तो एक सर्किल हमें 5 सेंटीमीटर की रेडियस दिया है और एक का 3 दिया हुआ है। तो दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों को ऐड करके, चूँकि रेडियस जो है वो चल रहा होता है सर्किल के साथ साथ, और हमें यहाँ से चूँकि स्ट्रेट लाइन बन जाती है और 5 और 3 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आपका 8 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद नंबर 9 के ऊपर आते हैं। तो 9 आपका जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और इस सूरत में आप याद रखें कि इसका जो आंसर है नंबर 9 का वो आपका रेडियस होगा, चूँकि रेडियस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है आपका टेंजेंट से, और 90 डिग्री भी बना रहा होता है टेंजेंट के साथ। और इसके बाद नंबर 9 के बाद नंबर 10 पे आ जाते हैं। ये भी ज्योमेट्री से मुतालिक दी हुई है। द पॉइंट थ्रू विच बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल पासिस इज कॉल्ड डैश। अब ये इन सेंटर की बात कर रहा है। चूँकि हम अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो वहाँ पे हम एंगल का बाइसेक्टर करते हैं। एंगल का बाइसेक्टर का मतलब है अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री से एक लाइन जा रही होती है, और ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में इन सेंटर की फिगर होती है। और नंबर 10 का भी जो आंसर है 9 हम आपसे बता चुके हैं, और 10 का भी जो आंसर है वो इन सेंटर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 11 पे आते हैं। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री का सिलसिला दिया हुआ है। तो यहाँ पे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो ये बच्चा ये डेफिनेशन है आपकी मीडियन की। तो ये ना सिर्फ आपको मैट्रिक बल्कि सेकेंड ईयर में भी काम आएगी। तो ये मीडियन की डेफिनेशन है। इसी तरह 11 का जो आंसर है वो हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर मीडियन होगा। और जो यहाँ पे हम वर्किंग वो कर रहे हैं जो समझाने वाले हैं, आंसर आपको अलग से दिखा रहे हैं। थोड़ी सी हम अपनी टेक्निक को इसी दौरान बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वीडियो इतनी बड़ी ना बने और तरीका बेहतर से बेहतर हो जाए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, 11 के बाद नंबर 12 पे आते हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का सिलसिला शुरू हो गया, और हमें उन्होंने स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पे आप एमसीक्यूज तो देख भी सकते हैं आप पेपर में। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसके बाद हमें कॉस स्क्वायर 60 डिग्री दी है तो इसकी भी वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका भी स्क्वायर करना है तो ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। और जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 और 1 ऐड होने के बाद ये हो जाएगा 2/4। तो कैंसिल होने के बाद इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो इसके बाद 13 भी आपको जो है वो एमसीक्यूज ट्रिग्नोमेट्री से दिया है, और इसमें आपको एक सिलसिला थोड़ा सा इंटर लेवल की बेसिस पे दिया हुआ है। और 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, और नीचे जो इसका मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में भी इसको हमें सॉल्व करके बताना होगा।
तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इसकी वैल्यू ये होगा कि 1 - 2 है तो साइन 31/2 होता है, और स्क्वायर करने के बाद इस साइड को इसको मतलब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तरह से इन्होंने एक लेफ्ट और एक राइट साइड दोनों ही हमें सॉल्व करनी होगी, जो एक जैसे आएगी वही इसका आंसर है। तो थोड़ा सा ये इसमें टाइम लगता है, और इस तरह की MCQs में आपको स्पीड दिखानी होगी। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 1 - 1/2। तो अगर आप एक देहाती मैथ जानते हैं तो वो एलसीएम नहीं लेते, वो सीधा सा ये करते हैं कि 1 में से हाफ निकाल दिया तो हाफ बच गया। ठीक है, तो छोटा मोटा एलसीएम आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो इसका आंसर 1/2 है। अब इसका जो ऑप्शन है, अब सवाल ये है कि देखो इस तरह की MCQs काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। ये डबल MCQs मैं इसको कहूँगा कि एक तो MCQs का पॉइंट दिया हुआ है, ऊपर से इन्होंने जो है वो ऑप्शन भी ऐसे हैं जिसमें वैल्यूज़ रख के देखना है, और पूरे पेपर में 2-4 ऐसी आपको मिलती हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और कुछ ऐसी हैं जिसे हम देखते ही आंसर बता देते हैं। तो अगर ये फर्स्ट ईयर का मैथ होता तो ये असल में फार्मूला है, उससे भी हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में फार्मूला अगर मैं आपको बता दूं तो मेरा ख्याल से मेरा काफ़ी टाइम ज़्यादा बच जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास फार्मूला होता है फर्स्ट ईयर में, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। cos 2 थीटा के 3 फार्मूलाज बनते हैं। एक बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक इसी से ही बनता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखें कि जो ये वाला पॉइंट है वो डिग्री के साथ इससे मैच हो रहा है, और जो हमारा एक ऑप्शन अगर आप देख लेंगे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि दिया 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। अगर तो आप इस फॉर्मूले से करना चाहें तो इस तरह है, नहीं तो आपको एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा कि सारे पॉइंट में वैल्यू रख के जो वैल्यू 1/2 आएगी वो इसका आंसर होगा। लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट MCQs नहीं है। याद रखें कि जब भी कोई कोचिंग पेपर बनाता है, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, तो तमाम कोचिंग की ये प्लानिंग होती है कि 3 से 4 MCQs ऐसी हों जो बहुत ही मतलब के जहनी तौर पे मुश्किल हो और बुक से थोड़ा सा हट के हों। वो प्लानिंग मैं भी किया करता था और करता हूँ कि लाजमी 4 पॉइंट ऐसे मैं यहाँ 3.30 में से दे देता हूँ कि ताकि बच्चे जो है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो कर लें जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन आउटसाइडर कोचिंग में जब बच्चे वो पेपर्स देते हैं तो यकीनी तौर पे जो 100 नंबर लेने वाले होते हैं या 75 आजकल नंबर लेने वाले होते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन इससे आप कभी टेंशन ना लें। जितने कोचिंग जितने स्कूल होते हैं वहाँ टीचर जो है वो यही प्लानिंग करते हैं। लेकिन बोर्ड के अंदर आप ये कह सकते हैं कि अगर 10 MCQs आती हैं तो 1 के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, और अभी अगर 30 आ रही हैं तो आपको 3 के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि आप अपनी अकल से ना कर सके। जैसे कि आगे जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें मैंने देखा है कि कुछ MCQs बुक से बाहर से दिए गए हैं, तो वहाँ यही मकसद है। और अच्छे टीचर ये प्लानिंग करते हैं, बच्चों को पेपर बता के नंबर लाना ये गलत है। लेकिन अगर आप अपने सेंटर्स में, और ये प्लानिंग आज से 25 साल 20 साल पहले मैं भी किया करता था, और ये प्लानिंग करनी पड़ती है अपने बच्चों को अच्छा दिखाने के लिए। हर कोचिंग जो है वो कुछ एक्स्ट्रा बताता है जो बुक में नहीं लिखा होता, और फिर वो अपने ही बच्चों को भी चेक करता है कि कौन से बच्चे हैं जो इनमें सबसे अच्छे हैं। तो आप 14 पॉइंट के ऊपर आते हैं तो 14 पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये जो ज़बानी आपका एक आंसर है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन इन 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली। अब हमने कॉमन टेंजेंट पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट भी पढ़ा है, ट्रांसफर भी पढ़ा है। तो अगर 2 सर्कल होते हैं तो उस पर मैक्सिमम 2 ही आपके जो है वो टेंजेंट बन सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका 2 होगा, क्योंकि नीचे आपको क्वांटिटी दी है तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद हमें 15 करना है। तो अब जो है हमें 15 में साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और कॉस थीटा की पूछी है। तो याद रखें कि साइन थीटा में नॉर्मली क्या बल्कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर हमें वैल्यू बतानी है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब हमें बतानी है तो हमें यहाँ पे बेस की ज़रूरत है। तो फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज चूँकि यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे और परपेंडिकुलर 9 हो जाएगा, प्लस बी मीन्स बेस है आपका। तो ये 25 में से 9 लेस हुआ तो 16 हो गया, और बी की वैल्यू यानी कि बेस हमारे पास 4 आ जाएगा। और चूँकि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस 4 आ चुका है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। तो इस तरह से नंबर 15 का जो आंसर है वो 4/5 हो जाएगा। और इसके बाद 16 पॉइंट है, और 16 के अंदर उन्होंने 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन सेट पूछा हुआ। तो 16 के अंदर आपने करना यूँ है कि x प्लस हमारे पास इक्वल कोफिशिएंट एक मेथड होता है, तो एक इक्वेशन ऊपर, और अगर बिल्कुल इनके नंबर वगैरह कोई ऊपर नीचे रखने से कट हो रहे हैं, और जैसे एलिमिनेशन का चैप्टर है उससे आप कह सकते हैं कि कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 और 2 3 हो गया, और 7 और 5 कितना हो जाता है 12। तो 3x इज इक्वल टू जैसे कि यहाँ पे 12 है तो 3 से 12 कैंसिल होते हुए एक तो x का आंसर आपका 4 आ जाता है। और 4 आने के बाद नेक्स्ट जो है हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब अगर हम यहाँ पे 4 रखें, y इधर ही है तो 4 यहाँ से आगे लेस करेगा, तो y का जो आंसर है वो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन सेट जो है x का 4 और y का 1 आंसर आ जाएगा। तो अब ये 17 के अंदर हमें एक इक्वेशन दी गई है और इसका नाम पूछा गया है। याद रखें अगर x की पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और इसी तरह अगर स्क्वायर हो यानी कि 2 पावर हो तो ये क्वाड्रेटिक कहलाती है, और 3 पावर हो तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। इस तरह से अब इसके बाद नंबर 18 है, और 18 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 18 में लिखा हुआ है हमारे पास ये एक प्रॉपर्टीज़ है A/B=C/D। तो इस प्रॉपर्टीज़ का नाम याद रखना पड़ता है, आगे उन्होंने A/C कर दिया है, तो यकीनी तौर पे ऑल्टरनेटो ये आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। और इसके बाद 19 के ऊपर बात करते हैं, तो आंसर भी हम साथ साथ बता रहे हैं। तो 19 जो है ये पॉइंट मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में लाजमी आएगा, क्योंकि ये हर कोचिंग वाला, और मैंने भी अपने जो पेपर्स अपने स्टूडेंट के टेस्ट लिए हैं वो भी इंशाल्लाह आपको 5 टेस्ट मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए हैं, 75 MCQs बनेगी इंशाल्लाह। वो भी मैं आपके सामने एग्ज़ाम से पहले लाने की भरपूर कोशिश होगी। और यहाँ पे जो 19 MCQs है इसमें मतलब कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन ABC का पूछा हुआ, तो ये सिर्फ याद रखने वाली MCQs है। तो इसमें AC और B² है, तो ठीक है, यानी ज़्यादा इसमें अकल नहीं लड़ानी, बस याद रखना है कि ABC अगर इस तरतीब से दिया हो तो इसका कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। अच्छा, तो इसके बाद 20 MCQs का नंबर आ जाता है। तो 20 MCQs का जो आंसर है, तो 20 MCQ से वो सिलसिला शुरू हो गया जिसके अंदर टीचर आदम जी कोचिंग वालों ने अपने बच्चों को एक मुश्किल में डाला हुआ है, और थोड़ा सा एक नॉर्मल से हट के MCQs पूछी हुई है। भारत जिसे आती है उसके लिए नॉर्मल है, और जिसे नहीं आती उसके लिए प्रॉब्लम है। तो 20 MCQs आप पढ़ सकते हैं, जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसका आंसर डाटा होगा, और चूँकि डाटा होने के बाद ही जो है वो अपना सिलसिला इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद 21 के ऊपर आते हैं, तो ये भी इन्होंने मतलब कि स्टैटिकली दिया हुआ है, और इसमें कहा हुआ है द कलर ऑफ आइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। क्वालिटेटिव वेरिएबल इसका आंसर होगा, और यकीनन थोड़ा बोलने में भी मुश्किल हो रही है,
और इसके बाद हम 22 पे आ जाते हैं और 22 बुक से ही है, ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से। इसमें आपको इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ क्लास निकालने का पूछा हुआ है कि किस तरह से हम 21 के बाद 22 है तो क्लास किस तरह से निकालते हैं। तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन एच, तो उसी से हम इसकी क्लासेस को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद 23 पॉइंट लिखा है कि इन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हाउ मेनी एंगल आर ऑब्ट्यूज। अब चूंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री से ग्रेटर। अब आप खुद सोचेंगे एक ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, तो अगर एक 90 डिग्री से ट्राइंगल का एंगल बड़ा हो, ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 से ग्रेटर होना, तो बाकी के जो एंगल है वो कोई भी जो है वो आपके पास 90 डिग्री से कम आता है। तो इस तरीके से जो है वो उसका आंसर हमारे पास एक ही एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज बनता है। और उसके बाद 24 के ऊपर बात करें तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड। याद रखें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रेपेजाइड एक इस तरह की फिगर होती है कि जिसमें टू अपोजिट साइड नॉट इक्वल होती हैं, और यानी कि ट्रेपेजाइड है इसका आंसर। और इसके बाद 25 MCQs है, इसमें कहा जा रहा है ये भी ज्योमेट्री है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of two side of a triangle is parallel to the third side equal to dash। तो याद रखें कि अगर एक कोई भी ट्रायंगल हम बना लें तो कोई भी दो ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है वो थर्ड साइड से हाफ होती है, तो इसका आंसर होगा हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इसके बाद 26 आ जाता है अ सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर भी सर्कल होगा। इसके बाद 28 है और अब इंशाल्लाह खत्म होने वाली है। द वैल्यू ऑफ 1090 डिग्री। देखिए याद रखें ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है और इसे अनडिफाइंड कहा जाता है, क्योंकि 1090 अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसकी परमिशन नहीं होती अगर आप चेक करें तो वो मैथ एरर या अनडिफाइंड वैल्यू को शो करता है। तो उसके बाद 10 थीटा 3/4 दिया है और सेक 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो ये आपको सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा। पहले भी ये पॉइंट आ चुका है और हमें पता है कि 10 थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें दो मिल जाएंगे। और सेक थीटा का चूंकि फॉर्मूला होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो बेस तो हमें मिल जाएगा। हाइपोटेन्यूज के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जैसे हमने पहले भी किया था, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मालूम हो जाएगा। परपेंडिकुलर 3 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका 4 का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये 9 16 25 और x का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो आपको पता है रूट लेंगे तो 5 इसका यानी हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और इस तरीके से इसका आंसर जो है वो हाइपोटेन्यूज की जगह 5 और बेस की जगह आपके पास 4 हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद 30 लास्ट की MCQs है, इसमें ये कहा हुआ है इन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल वन एंगल 45 डिग्री द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर डैश। तो ये अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से भी बात डिस्कस करता हूँ, हाल ही में कर भी रहा था। और इसमें ये बात है कि देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें डिफरेंट होता है और पैथागोरस से इसकी वेरिफिकेशन होती है। अगर ना हो तो इसका मतलब है स्केलर ट्राइंगल है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है, क्योंकि आइसोसेलेस की दो साइडें बराबर होती है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे इसका आंसर मुख्तसर ये होगा कि 90 डिग्री तो राइट एंगल के लिए दिया है और 45 डिग्री अगर एक एंगल दिया है तो सेकंड भी इसका आइसोसेलेस में चूंकि बराबर होते हैं तो वो भी 45 डिग्री होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 45 डिग्री एंड 90 डिग्री है। तो इसके बाद हम पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके साथ जो पेपर दिया गया था
इसके अंदर आपको जैसे कि बोर्ड का पैटर्न है, इन्होंने 8 कहा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 6 क्वेश्चन करने होते हैं। और बहरहाल पेपर आप देख सकते हैं इनका, जिस तरह भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है बल्कि थोड़ा टाइम से पहले ले लिया हो पेपर या पहले बन चुका हो। तो इसके अंदर जो है तो ये पेपर आपका 2022 का है, लेकिन चूँकि मॉडल पेपर के लिहाज से नहीं है, फिर भी आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। क्वेश्चन वही हैं जो नॉर्मली सभी इम्पोर्टेंट कहते हैं और अच्छे हैं क्वेश्चन। और अगर 10 क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो ये मैंने भी अपने बच्चों को दिया और सारे ही दे रहे हैं, तो इस सूरत में पेपर बनाने वाले ने अगर देखा तो इसको दे सकता है वो, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन सी भी आपको दिखा देते हैं, तो सेक्शन सी में भी देख लें कि यहाँ पे उन्होंने 14 कंपलसरी का है, लेकिन बोर्ड वालों ने न्यू मॉडल पेपर में कंपलसरी का कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। 3 क्वेश्चंस दिए हैं और इसमें से आपने 2 करने हैं, और इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस देख लें। तो इन्हीं में ही थोड़ा रद्द-बदल होगा और थोड़ी कमी बेशी होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।